जैसा हम सभी जानते हैं सर कि हम लोग आए दिन बीमार पड़ते रहते हैं। तो कहीं न जी, कहीं आपसे जब मैंने डिस्कशन किया तो इसका एक कारण ये निकल के आया कि हम स्वयं ही ज़िम्मेदार होते हैं अपने आप को बीमार करने के लिए और उसकी एक बहुत बड़ी वजह होती है समय पे और संतुलित आहार नहीं लेना। 2 बातें आती हैं, एक तो हम भोजन करते हैं पेट भरने के लिए, उससे पेट तो भर जाता है लेकिन हम स्वस्थ नहीं होते हैं। कहीं न कहीं थकावट महसूस होती है या हम हमारी वर्किंग कैपेसिटी वैसी नहीं होती जैसा हमें लगता है कि होना चाहिए। तो उसकी क्या वजह हो सकती है? और संतुलित आहार क्या होता है सर? वो किस तरीके से हमें हमारे प्रतिदिन के खान-पान में उसको शामिल करना चाहिए, जिससे हम मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो सकें? जो आज का जो टॉपिक आपने जो लिया है, खासकर बच्चों में और बड़ों में, ये सब चीज़ें हमेशा डाइट के बारे में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। जैसा आपने बोला कि संतुलित आहार क्या है? सर, अपन को शरीर के लिए 3 चीज़ें अपन को ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले तो अपन को एनर्जी, कि अपन दिन भर की जो एक्टिविटी करते हैं, तो उसके लिए अपन को कैलोरी चाहिए, जो कि कैलोरी को यूज़ करके ना अपन एक्टिविटी करते हैं। दूसरा अपने जो शरीर में है कि अपने बॉडी को जो ग्रोथ होती है, तो उसके लिए बिल्डिंग के लिए उसको ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए अपन को प्रोटीन चाहिए। और तीसरा जो रहता है कि इन सब चीज़ों को सीमेंटिंग करने के लिए जो है मिनरल्स चाहिए और विटामिन्स। ये 3 जो कंपोनेंट है कैलोरी, प्रोटीन और मिनरल्स और विटामिन, ये 4 जो तत्व है जिससे अपना शरीर बना है, इसको अपन को ज़रूरत पड़ती है। तो संतुलित आहार का अपन का कहने का ये मतलब है कि आपको आज अगर जो करना है तो आपकी ग्रोथ के लिए चाहिए, काम के लिए कैलोरी चाहिए और बाकी जो फैट और विटामिन, ये 3 चीज़ें जो चाहिए, इसको बैलेंस फॉर्म में लेना है। मोटे तौर से अपन ये बोलते हैं कि जो कैलोरी अपन को जो दिन भर के लिए चाहिए, इसमें करीब 50 से 60% कैलोरी अपन को कार्बोहाइड्रेट से लेना है। जैसे कार्बोहाइड्रेट में चावल है, राइस और बाकी सब जो है ना, उसको कार्बोहाइड्रेट से मेनली अपन को कैलोरी मिलती है। दूसरा होता है कि बॉडी बिल्डिंग के लिए अपन को प्रोटीन चाहिए। तो जितनी भी दालें हैं और बाकी अन्य चीज़ें जिसमें प्रोटीन है, सो 30 से पर 35% जो कैलोरी, वो प्रोटीन से चाहिए। और उसके बाद में 15 से 20% प्रोटीन से चाहिए और 25 से 30% फैट से चाहिए। ऑयली जो फैट है, तेल है या बाकी सब चीज़ें हैं, तो इनका जो प्रोपोर्शन कैलोरी, प्रोटीन, फैट और विटामिन का एक सोर्स जो है फिक्स, अगर प्रोपोर्शन बराबर है, इसको अपन बोलते हैं संतुलित। बहुत बार क्या होता है कि अपन प्रोटीन ज़्यादा खा लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट कम ले लेते हैं। तो उस टाइम में प्रोटीन ज़्यादा होने की वजह से वो जो आहार संतुलित नहीं होने से आपका डाइट भी संतुलित नहीं होने की वजह से बहुत सारे मतलब मैंने डाइट की गड़बड़ी से शरीर में भी कमी आ जाती, किसी की बढ़ोतरी हो जाती। तो इसलिए संतुलित आहार वो आहार है जो कि कार्बोहाइड्रेट का 60% एनर्जी दे, 30 से 35% फैट से मिले और 15 से 20% प्रोटीन से कैलोरी मिले, तो इसको जो प्रोपोर्शन में है, जैसे अपन घर में के रोटी, दाल, चावल और बाकी जो सब्जी, ये सब अगर अपन फिक्स प्रोपोर्शन में खाएँगे, तो उसको अपन संतुलित आहार बोलते हैं। कि ये जो संतुलित आहार है, ये अलग-अलग एज ग्रुप में अलग-अलग मतलब मैंने संतुलित तो रहता है, रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है। जैसे अगर एक बच्चा पैदा होता है, तो उसका एवरेज जो वज़न होता है 2.5 से 3 किलो का है ना? तो उसको जो संतुलित आहार जो माँ का जो 6 महीने तक अगर उसका जो संतुलित है ना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जो रहता है कि माँ के दूध में पूरी तरह से तीनों का प्रोपोर्शन बराबर रहता है, इवन विटामिन का। तो अप टू 6 महीने तक अगर बच्चे को माँ के दूध के सिवाय और कुछ भी नहीं देंगे, तो वो संतुलित मात्रा में आहार उसको बच्चों को मिलता रहेगा क्योंकि माँ भी वही खा रही है जो संतुलित है। इसी तरह से उसके बाद में जब बच्चे बड़े होते हैं, 1 साल के बाद में जब ऊपर का अपन चालू करते हैं, तब अपन जो देते हैं तो उसको कितना पोर्शन उसको सीरियल देना है, कितना उसको दाल का देना है, जैसे दाल का पानी है, चावल है,
या बाकी सब चीजें जो है वो उसको प्रपोर्शन करके न देते हैं, तो अलग अलग एज में अलग अलग रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है। पर शुरू में बच्चों में पैदा होते ही बच्चा एक 3 किलो का होता है और 1 साल में 10 किलो हो जाता है, 9 से 10 किलो, तो 3 गुना बढ़ जाता है। तो इसलिए तीनों का जो प्रपोर्शन है वो अपना रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। पर एक बार अपन फुल मतलब 18-19 साल के हो जाते हैं, तो उसके बाद में एक फिक्स डाइट होती है कि अपन को 2000 से 2500 किलो कैलोरी अपन को पर प्रतिदिन जरूरत होती है। और इसकी भी कैलोरी का जो प्रोपोर्शन है वही कि अपन को चावल मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन से बराबर प्रोपोर्शन से मिलना चाहिए। सर जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि हमारे पास में काफी यूथ हैं जो पढ़ने आते हैं और युवा अवस्था में खास तौर पे हमने देखा चाहे हमारी हम अपनी खुद की बात करें या किसी की भी बात करते हैं, तो सर जो आपने जैसे अभी बच्चों से बात शुरुआत करी कि भाई बच्चों के लिए 6 माह तक माँ का दूध होना जरूरी होता है, फिर ग्रेजुअली वो उम्र के साथ साथ चीजें बढ़ते चली जाती हैं। जी जी। युवा अवस्था में सर जैसे आपने बताया कि जब हम 18 साल के बाद एक निश्चित मात्रा में हमको डाइट सभी की जरूरत होती है, वो आपको लेना होता है जो ग्रेजुएट आगे तक आपका कंटिन्यूटी बनती है। तो सर जी अभी आपसे इसी चीज को मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। जैसे आपने अभी कैलोरी का बता दिया, प्रोटीन के बारे में बताया, फैट के बारे में बताया, विटामिन के बारे में, सबका प्रोपोर्शन बता दिया कि कितने कितने परसेंट हमारे शरीर की आवश्यकता होती है जो हमको लेना होता है। लेकिन सर एक जो आम व्यक्ति है, चाहे मैं अपनी खुद की बात करूं या हमारे बीच में जितने लोग भी जुड़े हैं, तो हम ये 50-60% मीनिंग क्या, या प्रोटीन 30-35% मतलब क्या, तो किस तरीके का भोजन आहार हमारा होना चाहिए, कौन कौन सी चीज कितनी मात्रा में होना चाहिए, वो अगर आप थोड़ा डिस्क्राइब कर दें सर, उम्र एज वाइज और जेंडर वाइज भी अगर आप बताएंगे तो सर ये शायद हमारे लिए थोड़ा आसान। अच्छा, बिल्कुल, बहुत जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक तो खासकर बच्चों के लिए बोल रहा हूँ कि जब एडोलेसेंट जो एज ग्रुप है, इसको अपन 10 से 19 या 20 साल के बीच में लेते हैं। इसमें फिर से एक तीनों चीजें की रैपिड ग्रोथ होती है। 10 साल के बाद में 18-19 साल के बाद तक इनमें बॉडी ग्रोथ के भी होता है, मेंटल का भी एक्विजिशन होता है, सेक्सुअल का भी जो ग्रोथ का जो पैटर्न होता है। तो इस पीरियड में मैक्सिमम अपन को जो डाइट नॉर्मल से ज्यादा कि प्रोटीन का जैसे अपन मानते हैं कि बड़ों में अपन बोलते हैं कि एवरेज जो 55 से 60 किलो का वजन है, तो 1 ग्राम पर केजी मतलब है ना करीब करीब अपन को 50 से 60 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। पर यही अगर एडोलेसेंट एज ग्रुप है, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं और एडोलेसेंट एज ग्रुप के हैं, तो उसमें डेफिनेटली अपन को प्रोटीन 1.5 से 2 ग्राम तक की जरूरत पड़ती है। दूसरा जो है कि जैसा आपने बताया कि मतलब मैंने इस ग्रुप में खासकर जो डाइट का है, अपने जो इंडियन जो डाइट का जो अपन रेजिम तो मेन सोर्स जो है कार्बोहाइड्रेट का, तो वो अपन को रोटी से भी मिलता है, मतलब मैंने सीरियल से भी मिलता है, और दूसरा अपना चावल से। तो जो दाल, चावल, रोटी, ये 3 मेन कंपोनेंट है। ये अगर अपन प्रोपोर्शन में करेंगे, जैसे एक रोटी में करीब 100 किलो कैलोरी मिलती है और उसमें 5 से 6 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है ना? तो अगर 5 रोटी खाते हैं दिन भर में, तो 5 रोटी को 25 ग्राम आपके प्रोटीन मिल जाएगी। 100 किलो कैलोरी है तो 500 किलो कैलोरी ये मिल गई यहाँ से। अपन रोटी काय के साथ खाते हैं? अपन दाल के साथ में। दाल मस्ट है, दाल जो है उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है और कैलोरी कम होती, तो प्रोटीन ज्यादा होती। तो एवरेज जो दाल अपन जो तुअर की या मूंग की या जो अपन घर में खाते हैं, उसमें 1 कटोरी चावल जो दाल कुक्ड में अपन को कम से कम 10 से 15 ग्राम प्रोटीन मिल जाती है। इसी तरह से तीसरा है कि चावल, तो 4 से 5 रोटी, 1 कटोरी चावल और 1 कटोरी दाल, ये 3 अगर मिक्स कर लेंगे तो ये आप लोग को करीब 1500 किलो करीब करीब मिल जाएगी। ये तो जो बेसिकली जो अपन 4 चीजें जो है
दाल, चावल, सब्जी और रोटी और उसके साथ में फ्रूट्स। ये 5 कॉन्स्टिट्यूएंट अगर प्रोपोर्शन में अगर अपन खाते हैं किसी भी एज ग्रुप में, तो आपको बराबर आपको जो 2200 से 2500 किलो कैलोरी एक एडल्ट को या एडोलेसेंट एज ग्रुप को पूरी मिलती है। साथ ही साथ में अगर फीमेल में रिलेटिवली थोड़ा-सा कम ज़रूरत पड़ती है, 100 से 200 किलो कैलोरी। पर यही अगर एडोलेसेंट एज ग्रुप में अगर बच्ची है, फीमेल है, तो उसको फिर आयरन के अपन को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसका जो ब्लड लॉस होता है पर मंथ 50 टू 60 एमएल मेंसेस से होता है, तो उसको कवर करने के लिए अपन को अधिक मात्रा में आयरन लेना पड़ता है। और उसी को अगर फीमेल अगर जैसे एडल्ट में अगर प्रेगनेंसी होती है, तो अपन बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में एक बच्चे का जब ग्रोथ होती है, तो अल्टीमेटली वो तो तीनों चीज़ें माँ से लेती है। तो उसको जो एवरेज अपन जो खाना खा रहे थे, उससे सवा से डेढ़ गुना ज़्यादा 500 से 600 किलो कैलोरी, क्योंकि बच्चा सभी चीज़ माँ से लेता है, तो ये 500 से 600 किलो कैलोरी मतलब इन्हें ज़्यादा अपन को लेना, साथ में प्रोटीन भी अपन को ज़्यादा लेना है, ताकि बच्चे का ग्रोथ पेट में प्रॉपर हो और वो फुल अगर 9 महीने में 3 किलो वज़न के साथ में प्रॉपर ग्रोथ के साथ में पैदा हो। सर जैसे अभी आपने बताया कि ये बच्चों के लिए हो गया और आपने गर्ल्स के लिए भी बताया कि कैसे उनके लिए मंथली जो उनका इश्यू होता है उसके लिए उनको कैसे एडिशनल कैलोरी की जरूरत पड़ती है। सर यहाँ एक जी, थोड़ा मैं फिर से आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। सर आप हालांकि बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफिंग कर रहे हैं कि कितनी हाँ, रोटियां हमको लेनी चाहिए और हुँ, कितना दाल हमको लेना चाहिए, कितना चावल हमको लेना चाहिए। हुँ, सर एक सामान्य व्यक्ति की दिनचर्या से को अगर अपन ध्यान में रखें, सुबह हाँ। उठने से लेकर रात को सोने के बीच में उनके खान-पान का क्या शेड्यूल होना चाहिए और कितनी मात्रा में कब-कब कितना और कितनी-कितनी देर में खाना शरीर को खिलाना ज़रूरी होता है? ये बिल्कुल सही है, जैसे अपन उठते हैं, है ना? आपकी दिनचर्या चालू होती है। सबसे पहले तो जैसे ही अपन उठते हैं, तो आपकी जैसे दिनचर्या चालू होती है, वैसे ही सबसे पहले अपन जो ब्रेकफ़ास्ट है, वो अपन को अच्छे से लेना चाहिए, क्योंकि कि मॉर्निंग से जब आपकी एक्टिविटी चालू हो जाती है, किसी भी वर्क के लिए जाते हो, तो वो पहला वाला जो जो ब्रेकफ़ास्ट सभी के लिए कंपल्सरी है। वो एक अच्छा सफिशिएंट लेना चाहिए कि करीब 25 से 30% टोटल डाइट का ब्रेकफ़ास्ट में जो भी घर में जो अवेलेबल है, जो भी अपने यहाँ बनाते हैं, उसको लेना ज़रूरी है। ब्रेकफ़ास्ट के बाद में ये जो कैलोरी आप ये लेंगे, उसके बाद में आपका आता है लंच। ये कम से कम मतलब है ना, ये जो कैलोरी लेती है, जैसा है आप दूध लिए ब्रेकफ़ास्ट में, उसके साथ में जो भी घर में बनता है, इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है, अपन को इन तीनों का पोर्शन है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का प्रोपोर्शन और के अच्छा से एक ब्रेकफ़ास्ट लेके जाना चाहिए। उसके बाद में ये जब अपन लेते हैं, तो जब इसका जो है ना अपने पेट में जब जाता है, तो इसको 5 या 6 घंटे में इसका मेटाबॉलिज़्म होके ग्लूकोज़ से तो तुरंत एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा, जैसे दूध लिया, रेडीमेड कुछ जो लिया, तो ये सब जो एक्टिविटी है आपको है ना 1 से 12 से 1 बजे तक ये आपको अच्छे से एनर्जी देंगे। जब आप लंच लेंगे 1 से 2 के बीच में या 12 से 1 ने 4 से 5 घंटे के, क्योंकि स्टमक तो अपनों को उसको पचाता है। जब लंच लेंगे तो फिर वो उस टाइम में जो आपने जो बोला कि जैसे आपको मतलब है एक एडल्ट है, अब अपन को 60% कैलोरी तो 4 से 5 अगर अपन ने रोटी लेते हैं, 4 रोटी लिए, तो एक रोटी में एवरेज जो बनती है 50 ग्राम की, उसमें 100 किलो कैलोरी होती, तो 400 किलो कैलोरी उससे मिल गया अपन को। एक कटोरी दाल अपन ने लिया, दाल ऐसी जो एवरेज जो अपन ने जो रहती है, उससे आपको 200-300 किलो कैलोरी मिल गया। चावल 1 कटोरी लिया तो 300 आपको ये मिल गया। फिर आप उसको तेल जो में अपन ने जो भी सब्जी है उससे खाया। तो इस तरह से ये करीब आपको 1000 किलो कैलोरी के करीब आपका लंच हो गया, ठीक है? अब उसके बाद में ये आप आपके लेने के बाद में आपको दूसरा डिनर है। इसके और इसके बीच में एक और अपन को जो ये 3 मेजर मील हो गया है। सुबह नाश्ता, लंच और डिनर। डिनर अगेन
रात को मान लो आप 6, 7 या 8 बजे लेते हैं, उसके बाद में आपकी एक्टिविटी रात की कम हो गई। इसमें अब ज़रूर आप है ना कम लोगे तो भी चल जाएगा। तो पहला ब्रेकफ़ास्ट हैवी होना चाहिए, दिन भर की एक्टिविटी के लिए आपका लंच अच्छा होना चाहिए और लंच के बाद में 3 ही है। तो ये 3 आपके मेजर ये हो गए मील। 2 छोटे-छोटे और ये कर सकते हैं, खासकर बच्चों में कि उनकी एक्टिविटी चलती रहती है, तो एक 4 से 5 बजे के बीच में आप एक फ्रूट ले लिया, या 1 गिलास दूध ले लिया और तो आपके ये 2 छोटे मील और 3 बजे बड़े मील हो गए, तो फ्रीक्वेंट भी नहीं होगा और इस तरीके से आपका पेट का पाचन भी बढ़िया तरीके से चलेगा और आपके दिन भर की एक्टिविटी के साथ में आपकी पूरी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। क्योंकि इतनी जो किलो कैलोरी और प्रोटीन एट अ टाइम नहीं ले सकते हो, तो इसको आपको 3 में डिवाइड कर दीजिए और उसका प्रोपोर्शन 40% आपका मतलब है ना मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में ले लीजिए, 60% लंच में ले लीजिए और 10 टू 15% इसका जो है ना वो उसका डिनर में ले लीजिए। तो ये प्रोपोर्शन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल है, पर सुबह का नाश्ता और लंच एक अच्छा-सा होना चाहिए। जी। जी, धन्यवाद सर। आप काफ़ी अच्छी जानकारी आपने दी। इसमें सर जो अभी हमारे बीच में सभी लोग हैं, तो एक एक बात जो थोड़ा समझना चाहता है, जैसे हमारा जो एक बच्चा जन्म लेता है, जन्म से लेकर जी, उसको बुजुर्ग अवस्था तक की अलग-अलग मानसिक रूप से उसका विकास होता है सर। बच्चे जी, के जन्म से लेकर जब वो बड़ा होता है, युवा अवस्था में होता है, तो उसका मानसिक स्तर अलग होता है। वो जब पैतृक अवस्था में मतलब आफ्टर मैरिज वो एक अलग स्टेज में होता है, और फिर एक हमारा जो बुढ़ापा की उम्र होती है वो उस समय एक अलग स्टेज में होता है मानसिक। तो सर जो हमारा जी, संतुलित आहार है मानसिक या हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, आपने ये जो मुझे बताया शेड्यूल बताया, हालांकि इसमें अब एक प्रश्न जी, और जो निकल के आ रहा है सर, कि हम जो भोजन लेते हैं जो यहाँ जी, सबके लिए बहुत जरूरी होगा। सपोज हमने सुबह समय पे ब्रेकफास्ट ले लिया, फिर लंच हमने समय पे कर लिया, आपने एक बीच में शेड्यूल बताया कि कुछ एक बिस्किट चाय दूध हमने ले लिया, और रात में डिनर जैसा आपने प्रोपोर्शन दिया हमने ले लिया। जी, लेकिन जो कैलोरीज हमने लिया है उसको बर्न करना, उसको जलाना भी हमारे हमारे लिए जरूरी होता है सर। या हम हाँ, कहीं बैठे रहते हैं तो वो अपने आप बर्न हो जाती है, या हम बात करते हैं तो हमारी बर्न हो जाती है, या हम टीवी देखते रहते हैं तो क्या हमारी बर्न हो जाती है, या उसके लिए हमें शारीरिक गतिविधियां करना भी जरूरी होता है। वो थोड़ा सा और किस तरीके की होना चाहिए सर वो भी। हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन तो पहला तो ये वाला जो है, ये अपने के बॉडी का ग्रोथ के बारे में अपन बोल रहे थे, अभी तक। इसके साथ-साथ में दूसरा वाला जो आपने जो क्वेश्चन पूछा कि ब्रेन का जो डेवलपमेंट है, ब्रेन का डेवलपमेंट माँ के पेट से ही चालू हो जाता है, 4 टू 6 वीक में। जब जैसे ही बच्चे का सबसे तो एक ब्रेन का डेवलपमेंट चालू हो जाता है, अप टू बर्थ तक अगर माँ अगर सफिशिएंट अगर ले रही है प्रोपोर्शन में, तो ब्रेन का डेवलपमेंट भी प्रोपोर्शनेट होता है। जब बच्चा पैदा होता है, तो 3 किलो के बच्चे को करीब 35 सेंटीमीटर उसका ब्रेन का जो अपन नापते हैं, वो उसकी साइज़ रहती है। और उसके बाद में 35 सेंटीमीटर बर्थ पे होती और 1 साल में उसको 10 सेंटीमीटर की ग्रोथ होती है, ठीक है? उसके बाद में 2 साल में 1 से 2 साल में सिर्फ 2 ढाई सेंटीमीटर की ग्रोथ होती है और उस तरह से 5 साल में टोटल मिला के 5 साल में 52 सेंटीमीटर आ जाती है, जो कि आपकी, मेरी और सबके एडल्ट के बराबर है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ब्रेन का जो डेवलपमेंट है, वो शुरू के बर्थ के बाद में अप टू 2 इयर्स तक 60% उसका डेवलपमेंट हो जाता है, ग्रोथ। और उसके बाद में 2 से 5 साल में आपके मेरे बराबर मतलब है डेथ हो जाती, मतलब डेवलपमेंट हो जाता है। मेरा कहने का मतलब है कि 80% जो ब्रेन का जो डेवलपमेंट है, 3 साल के अंदर हो जाता है और उसके बाद में 5 साल में बराबर एडल्ट के बराबर ब्रेन का साइज़ हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर इस पीरियड में अगर कोई भी प्रोटीन की कमी या ये हुई, तो डेफिनिटली उसके ब्रेन के ऊपर इफ़ेक्ट होता है।
तो अपन को विशेष ध्यान देना चाहिए कि ब्रेन अगर अगर डेवलपमेंट 2 साल के अंदर कोई कमी रह गई, तो वो डेफिनेटली फॉर एवर हमेशा के लिए रहेगी। तो अपन को विशेष अप टू 5 इयर्स ऑफ एज में अपन को ध्यान देना चाहिए। और इसमें जो ब्रेन का ग्रोथ में जो रहता है कि एक न्यूरॉन सेल जो होता है, एक बार वो फिक्स नंबर हो गया, उसके बाद में वो जिंदगी भर में नहीं बढ़ते हैं। तो उसी के बाद में फिर इसमें अपन को डेवलपमेंट बोलते हैं कि उसमें कंप्यूटर है, तो उसमें डाटा फीड हो गया है। अब इसमें डाटा फीड होना है कि इसको कैसे अपन ये करते हैं। तो बच्चा जिस तरीके से सीखता जाता है, जिस तरीके से अपन परवरिश करते हैं, जिस तरीके से अलग-अलग एज में उसको पढ़ाते हैं, वो उसके कंप्यूटर में उसमें फीड होता जाता है। तो ग्रोथ है ना, जो डेवलपमेंट है ब्रेन का, जैसे एडल्ट में अपन ने बोला कि 18-19 साल तक उसकी ग्रोथ होती रहती है। पर ब्रेन का जो डेवलपमेंट है, मैक्सिमम 2 साल, 80% 3 साल और मैक्सिमम 100% 5 साल। तो ये जो 5 साल का जो एरिया है, उसका ग्रोथ और उसका डेवलपमेंट दोनों ही बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस कंडीशन में कोई भी एडवर्स कंडीशन, चाहे प्रोटीन की कमी हो, चाहे विटामिन की कमी हो, चाहे कैलोरी की कमी हो, ये परमानेंटली ब्रेन के ग्रोथ को अफेक्ट करती है। तो आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। उसके 5 साल के बाद आप कितना भी उसको ब्रेन के बारे में 2 टॉनिक ये कुछ नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, क्योंकि उसका फुल डेवलपमेंट हो गया है। तो ये आपने ये पूछा कि अपन को बॉडी ग्रोथ के साथ में ब्रेन का जो डेवलपमेंट है, मैक्सिमम 2 से 3 साल में मैक्सिमम होता है और उसके बाद में फुल जो हो जाता है 5 साल के। तो इस पीरियड में चाहे किसी भी चीज की कमी है, चाहे विटामिन की हो, कैलोरी की हो, प्रोटीन की हो, अपन को विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि इसके ऊपर एडवर्स। उसके बाद में अलग अलग एज ग्रुप में उसका जो एक्विजिशन है, फंक्शन है, जिस तरह के से अपन स्कूल गोइंग में तो पढ़ाते हैं, तो वो उसमें फिट होता जाता है, उस तरह से उसका डेवलपमेंट होता है। फिर उसके बाद में एडल्ट जो बन गए, तो 18 से 19 के बाद में बहुत सारी और चेंजेस होती है एज के मान से। पर फुल जो उसका जो फंक्शन है अलग-अलग एज ग्रुप का, पढ़ाई का, हार्मोनल, ये सब डिपेंड करके 18 टू 20 इयर्स में पूरा ब्रेन का ग्रोथ एज वेल एज डेवलपमेंट दोनों हो जाते हैं। फिर उसमें जो स्किल है, आप उसको किस तरह से उसमें फिट कर रहे हो। पढ़ाई का है तो कंप्यूटर का है तो वो होगा। दूसरी चीजें जो है, तो जो जैसा उसमें आप फिट करोगे, वैसे ही वो उसकी मेमोरी में फिट हो जाएगा। वो आके आगे जाके वही चीज उसको मेमोरी में रहेगी। थैंक यू सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए। मुझे लगता है सभी के लिए ये बहुत उपयोगी है, और जो बच्चों के लिए तो ये अभी मुझे भी नहीं मालूम था कि 5 साल तक हमारा ब्रेन पूरा विकसित हो जाता है, और आज आपके माध्यम से हमें पता चला। सर, इसमें एक दो चीजें और जो अभी हमारे बीच में जो श्रोतागण यहाँ पे हैं उनके साथ भी ये समस्या है, जो हमको ये देखने को मिलती है कि कुछ लोग समय पे खान-पान बराबर करते हैं, लेकिन वो बहुत मोटे नहीं हो पाते हैं, वो पतले रहते हैं। हुँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम खाते हैं, लेकिन वो उनका मोटापा बहुत ज़्यादा हो जाता है। कुछ एनीमिक हाँ, हो जाते हैं, खून की कमी हो जाती है। तो सर, ये हाँ। संतुलित आहार लेने के बावजूद भी अगर ये सब समस्याएँ चले, तो ये इसका क्या कारण हो सकता है? ये बिल्कुल आपने सही बोला। ये सबसे पहले तो मैं आपको जो है ना एक एनीमिया के बारे में मैं काफ़ी छत्तीसगढ़ में करीब 15-20 साल तक मैं काम किया हूँ वहाँ पे। और जितना भी ब्लड इलाज से लगा के ना सब जगह पे कि जो ट्राइबल बच्चे हैं, रूरल के जो बच्चे हैं, जो वह है, वहाँ आयरन इतना ज़्यादा है, पर ऊपर बच्चों में एनीमिया की कमी है। ये करीब किसी भी एज ग्रुप में 50 से 60% बच्चों को अगर देखेंगे तो हीमोग्लोबिन कम आता है। मैं खासकर उसका जो अ, आपके माध्यम से इन बच्चों को कि आयरन के जो की कमी है, एनीमिया जिसको अपन बोलते हैं, वो अपन को करेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। होता क्या है कि जो आयरन की रिक्वायरमेंट है, जो मेनली जो अपन डाइट में जो खासकर है ग्रीन लीफी वेजिटेबल है। दूसरा आपका
जो रिच सोर्स है गुड़ है, जो अपने घर में लोकली जो अवेलेबल होता है। तीसरा है कि जो खाने का, मैं आप छोटी सी एक एडोलेसेंट जो बच्चे आपके पास है उनके बारे में बता रहा हूँ कि अपने पास एक जो आजकल जो चलन आ गई कि स्टेटस सिंबल, मतलब मैंने कि अगर आपके घर में आया है तो जो, अगर आपने किसी को गुड़ की चाय पिला दी तो वो कहेंगे अरे लोग बाग क्या कहते हैं कि बोले नहीं गुड़ की चाय पिलाई, जबकि शक्कर बहुत अच्छी है। शुगर में प्रैक्टिकली नीला पाएगा। ऐसे ही दूध है, दूध में एक्सेसिव अमाउंट है। आपने ठीक है 1 गिलास 1.5 गिलास सही है, पर अगर एक्सेसिव अगर दूध लेते हो तो उसमें भी आयरन की कमी पड़ जाती है। तीसरा अपन जो है चावल, चावल जब भी अपन ये बोलते हैं कि जब ट्रेडिशनली जिसके हस्क के ऊपर जो रहता है, जो अपने सफेद चावल नहीं हो तो उसमें आयरन सफिशिएंट रहता है। पर अपन उसको क्या करते हैं कि नहीं, वो मार्केट से ऐसे जो बिल्कुल व्हाइट चावल हो जिसको मतलब है प्रोसेस करके निकाल दे तो प्रैक्टिकली वो नीला पायर है। ब्रेड हो बोले व्हाइट ब्रेड है। तो ये अपने डेली के एक्टिविटी का, जैसे चाहे ज्यादा दूध, व्हाइट राइस है, व्हाइट शुगर है, व्हाइट आपकी ब्रेड है, और इस तरह के की जो है ना वो खाते रहे हो, पर उसमें आयरन प्रैक्टिकली नहीं के बराबर। तो इसकी वजह से कि आयरन की डेफिशिएंसी होती है। और आयरन डेफिशिएंसी का मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी जो अपने देश में भी और वेस्टर्न में भी एक स्टडी हुई है, खासकर जो बच्चों में के आयरन की कमी के क्या सिम्टम्स होते हैं। एक बच्चा जिसको आयरन की कमी है, उसको एक तो वो डल रहता है। डल मतलब मैंने मानसिक रूप से थोड़ा-सा सुस्त रहता है, बोला कि अपन नहीं बोले ये सुस्त। सेकंड क्या है कि कोई भी आप रिएक्शन है, खासकर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, हमने स्टडी की थी कि कोई भी आपको कोई क्वेश्चन पूछा, उसका रिएक्ट कैसे करोगे? जैसे अपन ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आजकल एमसीक्यू आता है, तो एक आपको 3 घंटे में 120 या 150 क्वेश्चन आपको करना है। मतलब एक क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास 40 सेकंड है। उस 40 सेकंड में क्वेश्चन को पढ़ो, उसको एनालाइज करो और रिएक्ट करो कि इसमें सही करेक्ट कौन-सा है, ए है, बी है, सी है, डी। तो रिस्पॉन्स टू एनी मतलब आपको जो क्वेश्चन का वो 40 सेकंड में एवरेज जिसका हीमोग्लोबिन अच्छा है, वो आपको फटाक से उसको 30 से 35 सेकंड में दे देगा। पर वही बच्चा अगर आयरन डेफिशिएंसी में 10 ग्राम से कम हीमोग्लोबिन है, वो बच्चा इसको 40 सेकंड की जगह 60 सेकंड लेगा। और उसका जो ब्रेन की एक्टिविटी वो थोड़ी स्लो होती है, तो अल्टीमेटली जो 3 घंटे में 180 क्वेश्चन करना था, वो 140 पे या 100 पे ही अटक जाएगा। तो उसका अल्टीमेटली रिजल्ट कम आएगा बिकॉज़ ऑफ डलनेस। ये डॉक्यूमेंटेड स्टडी है, हमने भी की, वेस्टर्न में भी है, अपने इंडियन के वो भी है कि अगर बच्चे को हीमोग्लोबिन अच्छा है, इन्हीं बच्चों को फिर हमने आयरन की गोली दी और उसका हीमोग्लोबिन 10 से ऊपर बढ़ा के 11, साढ़े 11 नॉर्मल पे लाके किया और उसके बाद में वही टास्क करके दिया, तो उनका 10 टू 15 टू 20% उसका परफॉर्मेंस बढ़ गया। तो मेरा ये खासकर जो बच्चों को इनको ये कहना है कि अपन को जो डाइट है, उसमें गुड़ है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, क्योंकि सब्जी के मान से बिल्कुल बोला अरे पालक मेरे को नहीं खाना, दैट इज अ रिच आयरन। तो इस तरीके से अपन को इन चीजों को बराबर अपन को लेना चाहिए और हीमोग्लोबिन हमेशा टेस्ट कराना चाहिए, कम तो नहीं है, ताकि उसका परफॉर्मेंस भी बढ़े और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में उसकी मतलब फिजिकल एक्टिविटी के साथ में मेंटल एक्टिविटी भी बढ़ेगी और उसको अपन बोलते हैं कि इसका 10% आईक्यू बढ़ गया है। आईक्यू जो उसका परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ जाता है। हाँ जी। थैंक यू सर। तो मतलब जी आप कुछ बोल रहे हैं सर, प्लीज। तो ये कहने का मतलब है इसके साथ साथ में जो भी लोकली अवेलेबल अपन आजकल जो है ना कि अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लकीली गांव में ये चीज ये है कि जो अपन गांव के जो लोकली अवेलेबल जो भी है सीजनल फ्रूट और ये सब चीजें खाएं,
ये सब चीजें हमेशा मतलब हेल्पफुल रहती है। जैसे अपन सीजनल के नॉन सीजनल की तरफ जाते हैं, या मार्केट का अगर जो अपन खाते हैं तो जंक फूड है, बाकी ये सब के टेस्ट के लिए अच्छे हैं, पर उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो कम होती है, कि मतलब पेट तो भर जाता है और उसके बाद में वो एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो उसकी वजह से उसकी कमी हो जाती है। दूसरा एक और आपने जो बोला कि सफिशिएंट बैलेंस डाइट खा रहे हैं, पर उसका जो है ना, आपका मतलब है ना, किसी को ओबीस हो रहा है, किसी का ग्रोथ। ओबेसिटी का एक इम्पोर्टेंट ये कारण है कि जितनी भी अपन कैलोरी ले रहे हैं, उसको प्रॉपर उसको यूज भी करता है। आप बैठे रहो कि बिल्कुल बैठे रहे, दिन भर कंप्यूटर में बैठे ये कर रहे हैं, और उसको अगर आप यूज नहीं करोगे तो अल्टीमेटली वो तो शरीर में कहीं ना कहीं तो जमा होगी। वो कैलोरी चाहे फैट में कन्वर्ट होके ना आप सबसे ज्यादा जमा होगी, तो वो ओबेसिटी की तरफ जाते हैं, पर दे आर नॉट हेल्दी। उनका हीमोग्लोबिन देखो तो कम होगा, तो कोई 1% कम है, 1% ज्यादा है। तो बैलेंस डाइट जो अवेलेबल है उसको लेने के साथ साथ में उसका उपयोग भी करना अपन को करना चाहिए, कि आपके रेगुलर एक्टिविटी है, बच्चे हैं तो खेल कूद है, सभी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे डे टू डे में, तो उसका जो लेना प्रोपोर्शन में, उसका उपयोग करना और उसको खर्च करना, तीनों प्रोपोर्शनेट होना। अगर खर्च नहीं करोगे तो अल्टीमेटली वो जमा होगी, और वो इस तरीके से मतलब इम्बैलेंस करके ने किसी को मोटापा हो जाएगा, किसी को दूसरे को और चीजें प्रॉब्लम। थैंक यू सर, और बहुत ही इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन आपने हमें दी। और मुझे लगता है कि हमारे जितने भी श्रोतागण यहाँ पे आज मौजूद हैं, उन सबको आपकी दी जानकारी बहुत पसंद आई होगी और उनके दैनिक जीवन में ये बहुत उपयोगी साबित होगी। सर, बाजार में बहुत सारे खाद्य पदार्थ यहाँ उपलब्ध हैं, लेकिन आम आदमी को नहीं पता होता है, क्योंकि उसमें लिखा होता है कि इसमें इतने मात्रा में प्रोटीन है, विटामिन है, फैट है, सारी चीजें होती है, लेकिन हम लोग उस भरोसे से उसको खरीद के खा लेते हैं। पर आपसे पता चला कि चावल भी अगर हम ले रहे हैं तो वो बहुत मतलब सफेद चावल जरूरी नहीं है कि उसमें पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट हो। वो सावधानी कैसे रखें वो हमें पता चले। सब्जियों के बारे में आपने बताया, सीजनल फूड के बारे में हमको बताया। सर, मैं एक प्रश्न करना चाहूंगी। जी जी जी। हाँ, मैं अर्चना दलाल दमोह से। जी सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्या सूर्यास्त के बाद बॉडी में एसिड फॉर्मेशन ज्यादा होता है क्या? ऐसा कुछ है? आ, ऐसा देखो, जो अपने का जो मेनली जो एसिड जो अपने पे होता है, गैस्ट्रिक जूस बनता है, जो अपने अमाशय में होता है, पेट में, है ना। जी। इसका जो उसके नीचे जाता है, इसका पीएच कम रहता है, तो ये एसिडिक जूस बनता है। उसके बाद भी जैसे ही नीचे जाता है तो बाइल और ये फिर अल्कलाइन में आ जाता है। अब दो चीज रहते हैं, एक तो ये कंटिन्यूस बनता है, और दूसरा जो रहता है कि आपके डाइट के ऊपर है ना। जी। जैसे जैसे आप कोई चीज खाते हो, जब सुबह ब्रेकफास्ट लिया, फिर उसके बाद में लंच लिया, फिर ये है, तो इसको प्रोपोर्शनेट अमाउंट में ये जूस है जो एसिडिक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये सब चीजें हैं, ये इसको एंजाइम से मिला के डाइजेस्ट कराते जी। हैं, ठीक है। तो इट इज अ प्रोपोर्शनेट टू आपकी जो एक्टिविटी है, जितना आप खाओगे उसको डाइजेस्ट करने के लिए वो बनता है। अपन बोलते हैं ना कि अर्ली मॉर्निंग में अगर अपन रात को अगर जैसे एक्टिविटी आपकी कम हो जाती है ना, 6 बजे के बाद में एक्टिविटी भी कम हो जाए, 8-9 बजे सो गए, 10 बजे तक वो अगर है, अगर आपको 6 बजे के बाद में खाना कम हो गया और डिश थोड़ा सा बनता जाएगा, तो प्रोपोर्शनेटली कम बनेगा, पर उसका यूटिलाइजेशन नहीं होगा, तो यू मे हैव एन कि एसिडिटी की ये प्रॉब्लम होती हो। तो एग्जैक्टली ऐसा बायोलॉजिकल, इसको अपन ये वो जो क्लॉक बोलते हैं अपने बॉडी की एक्टिविटी पे, जिसमें ब्रेन के 8 बजे के बाद सोना है, तो इसका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, जिसको अपन जो रहती की उस क्लॉक के मान से पूरी बॉडी की एक्टिविटी होती है, उसके प्रोपोर्शनेट में बॉडी के जो जूसेस, एंजाइम, ये सब चीजें बनती है। तो ये हो सकता है कि मतलब उसके बाद में कम बनना लगे, क्योंकि आपको उपयोग उतना जरूरत है, पर एग्जैक्ट साइंटिफिक वाले अमाउंट का मैं देखता हूँ मैं। जी। थैंक यू सर।
अच्छा सर मैं कुछ पूछना चाह रहा हूँ। जी। योगेश कुमार ताम्रकार। सर मैं बालाघाट जिले से हूँ और जी। हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है यहाँ पर क्या मतलब भोजन में इंक्लूड किया जाए जो मतलब बच्चों के रक्त की अल्पता को पूर्ति कर सके। अच्छा, स्कूल गोइंग बच्चों के कॉमन सबके लिए सभी का, क्योंकि भाई स्कूल गोइंग बच्चे और फिर घर में जो बच्चे होते हैं जी सब में रक्त की कमी यदि है तो प्रभावित होगा ही, जी इससे जी समाज प्रभावित होता है। हाँ। हाँ, तो ये मैं उसकी कमी दूर करने के लिए क्या उपाय शामिल हो सकते हैं? अभी अपन ने जो जिस तरह के पूरी सोसाइटी में सभी लोगों को अगर आयरन की कमी है, जी खासकर जो मोस्ट कॉमन वो है। अपने बालाघाट जिले में एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि बालाघाट है अपना जो ये है, यहाँ पे एक ट्राइबल में, इवन अभी तो बहुत सारे नॉन ट्राइबल में एक हिमोलिटिक एनीमिया करते हैं जिसमें सिकल सेल एनीमिया, है ना? जी 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 सिकल सेल एनीमिया भी काफी कॉमन है। हो सकता है कि 5 से 10% में इन बच्चों में ये एक बीमारी है जो कि एक आनुवांशिक है, मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर है। जी इनमें सिकल सेल एनीमिया में भी उसको एनीमिया हीमोग्लोबिन 7, 8, 9 के करीब रहता है। तो सबसे पहले कि जो डाइट में इंक्लूड करना है, डाइटरी आयरन आप सबको दे सकते हैं, जिसमें अपन को अभी बीच में एक और चीज आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि कभी-कभी जो आयरन की कमी के साथ-साथ में अगर बॉडी से कोई और चीज तो नहीं खा रहा है अपने आयरन, और खासकर उसमें से अपने के एक कीड़े जो रहते हैं वर्म इन्फेस्टेशन, जी जी कुछ ऐसे वर्म्स है कि राउंड वर्म और ये कुछ जिसको कीड़े की जो रहता है, इसकी वजह से भी एनीमिया का एक कॉमन कॉज। जी तीसरा एक और जो देखा है कि छोटे बच्चों में पाइका जिसको बोलते हैं कि जो नहीं खाने योग्य चीजें खाते हैं, जैसे आइस है, मड है, कि मतलब है ना जो मिट्टी की बहुत खाते हैं, बोले चूना खाते हैं, बोले है ना कोई भी उठा के खा लेते हैं। ये भी एक क्रेविंग, ये वाले जो नहीं खाने चीजें, खाने योग्य चीजें भी खाते हैं। ये 3 सब चीजों का जो एसोसिएशन अपन ने देखा कि अगर पेट में कीड़े हैं तो डेफिनेटली एक ये भी एक कॉज है एनीमिया का। तो सबसे पहले तो अपन जो कर सकते हैं कम्युनिटी बेस्ड में, उसमें ये कर सकते हैं कि इनको आजकल गवर्नमेंट भी चालू कर दिया है कि सबसे पहले तो एक कीड़े की दवा दे दीजिए, एल्बेंडाजोल की जो देते हैं, जी और उसके बाद में अगर कीड़े आ गए तो वो निकल गए। दूसरा अपन को डाइट का, डाइट में जो लोकली अवेलेबल है, हरी सब्जी, पालक की, बाकी ये सब चीजें हैं। साथ ही साथ में आयरन का रिच सोर्स है अपना गुड़। ये बहुत एक अच्छे सोर्स है, और उसमें कोई किसी को डायरेक्ट अगर आयरन की कमी है और अगर अपन को पता चलता है कि इसका हीमोग्लोबिन 7 से 8 है, तो इजीली अपने को जो आयरन की जो दवाइयां होती है, और सिर्फ आयरन को ही देना अपन। आजकल क्या है, जो टॉनिक दिखते हैं ना बढ़िया वाले, जो जी टेस्ट भी अच्छा है, वो उसमें क्या होता है कि आयरन के साथ में वो लोग है ना फॉस्फेट भी मिला देते हैं, कैल्शियम। अगर कैल्शियम है आयरन का पक्का दोस्त है, दुश्मन है। अगर पेट में अगर 1 गिलास आपने दूध पी लिया और उसके बाद में एक आयरन की गोली खा लो आप, या कोई भी चीज खाओगे, वो एब्जॉर्ब भी नहीं होगा। तो डाइट का थोड़ा-सा अगर वो सफिशिएंट आयरन ले रहा है, तो इसका थोड़ा-सा ध्यान रखें कि उसके साथ में जो है कि मतलब है ना कैल्शियम तो नहीं साथ में ले रहे हैं, या ऐसा टॉनिक तो नहीं खा रहे हैं जिसमें कैल्शियम भी है और ये भी चीज़ है। तीसरी चीज़ एक आप जो बोला है कि अगर लंबे समय तक अगर पूरी फैमिली में है, ऐसे लोगों को अपनी ये 2 बीमारियों का सिकली का टेस्ट करा लेना चाहिए, डॉक्टर को दिखा के कि और कोई कारण तो नहीं है कि जिसकी वजह से इसको एनीमिया है। तो एक तो कुछ लोगों ने अपन ने है ना आटे में आयरन भी मिलाने चालू किया था, पर वो यूज़ नहीं आया है। पर अपन ये अच्छी तरह से डाइट रिच इन आयरन, दूसरा अगर उसको अपन कीड़े की दवा दे दें, और तीसरा कि डाइटरी आयरन में कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे गुड़ है, बाकी सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें दे सकते हैं, तो डेफिनिटली उसमें इम्प्रूव होगा।
साथ ही साथ एक और चीज इसमें एक है कि आयरन को पेट में से एब्जॉर्ब कराने के लिए विटामिन सी बहुत हेल्प करता है। वो 10 to 20% आप खा भी रहे हैं और पता चला कि एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो वो फिर यूजलेस हो जाता है। तो इसलिए अगर उसके साथ में विटामिन सी या जो अपने यहाँ पे जो जूस है या कोई भी ऐसा जो जिसमें विटामिन सी है, आंवला है, ये इन चीजों के साथ अगर तो डेफिनेटली वो एब्जॉर्ब होगा और उसके बाद में उसमें इम्प्रूवमेंट। पर अगर नहीं इम्प्रूवमेंट हो तो जांच कराना चाहिए कि कहीं इसको और कोई बीमारी सिकल की या चीजें तो नहीं है, उसका टेस्ट करा के फिर उसका इलाज अपन को। सर प्रणाम सर। मैं सर प्रदीप तिवारी बोल रहा हूँ सर। अच्छा प्रदीप, कैसे हो? ठीक सर। अच्छा सर, मैं ये पूछ रहा था सर कि जैसे पोस्टमैन है सर, तो ये आजकल जो बाजार में जो प्रोटीन आ रहे हैं सर, जो पाउडर जो ये बच्चे लेते हैं सर, तो ये कहाँ तक उचित है सर, और इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? देखो एक बात है, खासकर जो रेडीमेड प्रोटीन है जी सर। आपको देखिए, अगर जैसे आपको पेट के लिए, डाइजेशन के लिए अपन को मैंने बताया कि 1 ग्राम पर केजी या 1.5 ग्राम पर केजी की है, तो 55 से 60 ग्राम प्रोटीन लेना है। और सिर्फ आप प्रोटीन है पाउडर 4 ग्राम मतलब मैंने चम्मच पी लिया, तो उससे ऐसा नहीं हो कि आपको सीधा उसका इफेक्ट हो गया है। बाकी की भी तो चाहिए आपको, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, बाकी और चीज भी है। और दूसरा ये है कि ये कैसे, इसका सोर्स बताइए आप, ये कहाँ से बनाते हैं, और उसके बाद में इसके साथ में जो ग्रोथ के लिए खासकर जो जिम वगैरह में जाते हैं, ये बहुत डेंजरस है, क्योंकि ये एक तरीके से ज्यादा प्रोटीन लेना भी ठीक नहीं है, और ये प्रोटीन की क्वालिटी के बारे में किसी को नहीं मालूम है। और दूसरा ये है कि अगर इसके साथ में ग्रोथ के लिए ले रहे हैं और इसमें कहीं स्टेरॉइड मिला है, जी सर, तो ज्यादातर तो सर यही चल रहा है करते हैं। हाँ, स्टेरॉइड अगर उसमें मिला है, क्योंकि बहुत सारे जैसे होम्यो में बीच में चालू कर दिया था, अगर स्टेरॉइड इसमें मिला है तो ये आपको फॉल्स सेंस ऑफ एक बॉडी बनती दिखेगी, पर अंदर से ये खोखला करेगी। मेरा ये कहना है कि कोई भी डाइट लो, मैं 4 चीजें मैं बोल रहा हूँ, आप कितने दिन लोगे इतना महंगा वाला, है ना, कुछ न कुछ के दिन के बाद में आपको अच्छा दिखेगा। आखिरी में मैं सब लोगों को मैं एक यही चीज मैसेज देता हूँ कि डाइट वो लो, क्योंकि ये तो डेली लेना है, दिन में 3 बार लेना है, और ये है तो सबसे पहले तो उसकी अवेलेबिलिटी। आप अगर आप गांव में रह रहे हो और ब्रेड वाली न ये वाला है न जंक फूड खाओगे तो वो कब तक करो। तो सबसे पहला ये है कि अवेलेबिलिटी आप जो भी फूड है। दूसरा है एक्सेप्टेबिलिटी। दूसरा ये है कि एक्सेप्ट करना है कि कोई वेजिटेरियन है कि आप उसको अननेसेसरली की नॉनवेज की प्रोटीन बहुत अच्छी है, ये है, तो आप किसी को चेंज नहीं करोगे कभी भी। वेज वालों को नॉनवेज में कन्वर्ट नहीं करोगे, नॉनवेज वालों को वेज में नहीं कन्वर्ट करोगे, क्योंकि ये एक्सेप्टेबिलिटी है कि वो एक्सेप्ट होना चाहिए उस सोसाइटी में, उस घर में, उस परिवार में, ताकि वो हमेशा रेगुलर बने। तो दूसरा एक होगा। तीसरा है कि उसकी अफोर्डेबिलिटी। आप किसी भी घर में एक सोशल जो अपना जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, आप इतने महंगे खा के 1 महीने तक तो उसको पूरा इम्बैलेंस कर दोगे। तो उसी के घर के 5 फैमिली मेंबर है, उसकी अर्निंग इतनी है, तो उसको 60% जो अपना पुराना खर्च वो अपन को रोटी में खर्च करना है। 20% अपन को करते हैं कपड़े में करते हैं, 10% अपन मकान में करते हैं। अपन बोलते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान आपकी बेसिक है। तो 60% जो रोटी में आप खर्च करते हैं और इसका महंगा खरीद लोगे तो पूरा घर का बिल है। एक को तो आप बढ़ा दोगे, दूसरा मालनरिश हो। तो अवेलेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी और पैलेटेबिलिटी, बच्चों में खासकर वो स्वादिष्ट होना चाहिए, है ना, तो और सोशली और कल्चरली एक्सेप्ट होना चाहिए। वही डाइट जो रेगुलर हमेशा के लिए काम में आती है। तो अवेलेबल है कि नहीं, उसको एक्सेप्टेबल है कि नहीं उस सोसाइटी में, उस घर में, पैलेटेबल है कि नहीं, स्वादिष्ट है कि नहीं, और उसके बाद में उसी के सोशियो इकोनॉमिक फ्रेम में अफोर्डेबिलिटी। तीसरा ए है अफोर्ड।
वो सोसाइटी उस घर में वो अफोर्ड कर सकता है कि हमेशा के लिए। तो ये 3 A का हमेशा ध्यान रखें, तभी उसको डाइट लंबे समय तक वो काम करेगी। ये बीच-बीच सर में मतलब ऐसे जो उठते हैं, प्रदीप ये जी नुकसानदायक है। प्रदीप जी उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें समझ में आ गई होगी। बिल्कुल तो सर, बिल्कुल सर, मतलब ये है कि ये जो शॉर्टकट नहीं जाना चाहिए कुल मिला के। जी थैंक यू प्रदीप जी, आपने जो प्रश्न किया और उसका लाभ सभी को मिला होगा, और उम्मीद करते हैं कि हमारा IOIC का प्रयास आप सभी को, श्रोताओं को बहुत पसंद आया होगा। और हमारा ये जो कार्यक्रम है, आप इसे हमारे IOIC के जो फेसबुक पेज है उस पर लाइव देख सकते हैं। जो बाद में जुड़े थे, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी आज हमें दी थी, वो फेसबुक पेज पे भी लाइव आप जाके देख सकते हैं। हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं, हमारा इम्यूनिटी अच्छा है, लेकिन जैसे ही मौसम बदलता है तो बच्चे या हम सभी लोग बीमार पड़ने लग जाते हैं। उसकी क्या वजह हो सकती है सर? ऐसा नहीं है कि अगर जैसे मौसम परिवर्तन होता है, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है, इससे डायरेक्टली अपन ये नहीं कह सकते कि उसकी इम्यूनिटी कम है ना? इम्यूनिटी 2-3 तरह से, एक तो नेचुरल इम्यूनिटी होती है और अपन डाइट से जो अपन को नेचुरल इम्यूनिटी बने। तो पर्टिकुलर कोई अगर उसको इंडिविजुअल को कहीं कुछ अगर सीजनल थोड़ा-सा वेरिएशन होता है, पर लंबे अगर बीमार पड़ता है, इम्यूनिटी के लिए खासकर अपन को जो है 3 अभी जो नए थे एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, आयरन, जिंक, सेलेनियम और मैग्नीशियम। ये 4-5 चीजें जो है नेचुरल, जो अपन जो फ्रूट है, जो सीजनल और जो नेचुरल जो चीजें खाते हैं उसमें सफिशिएंट होता है वो, और विटामिन सी। तो ये अगर अपन बराबर ले गए तो इम्यूनिटी मतलब है अच्छी बनी रहती है। कोई पर्टिकुलर चीज के लिए है, एक इंडिविजुअल, इसको अपन बोलते हैं स्पेसिफिक इम्यूनिटी, कि मेरे को इस वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी नहीं है, क्योंकि अपने को बॉडी को कभी वो पहले आया ही नहीं था। तो एक अपन को टोटल मिला के जनरल इम्यूनिटी अच्छी बना के रहना चाहिए, जिसको अपन स्वस्थ रखते हैं। स्पेसिफिक कोई डिसीज के बारे में अगर ये है, तो वो पहली बार अगर एक्सपोज हुआ तो कभी कभी किसी को हो जाता है, पर वो भी बॉडी उसको रिएक्ट करके, अपन बोलते हैं ना कि वायरस होता है, तो अगर आपको वायरस हुआ तो 1 हफ्ते में ठीक हो जाता है। दवाई लो तो 1 हफ्ते में, नहीं लोगे तो 7 दिन में, मतलब बस 7 दिन में आपकी बॉडी उसको निकाल बाहर करेगी। तो कहने का मतलब है कि जनरल इम्यूनिटी अपन लोगों की अच्छी, स्पेसिफिक कोई चीज अगर किसी में इंडिविजुअल में कम हो तो उसको अपन देख लेंगे। बाकी विटामिन ए, ई, जिंक, सेलेनियम, मैग्नीज, कैल्शियम, ये सब चीजें जो है ये एक जनरल इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, वो चीजें अच्छी रहती है। पर ये सब चीजें सोर्स है मार्केट वाले प्रिपरेशन के बजाय, कि अपने गांव में जो अवेलेबल है, सीजनल फ्रूट है, सीजनल जो सब्जी है, इनमें ये सफिशिएंट होता है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।